प्यारे बच्चों और विद्वान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो हमारा पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी। तो जैसा कि आप जानते हो, भारत का इतिहास एवं संस्कृति प्राचीन काल से ही गौरवशाली रही है। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्वगुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत को विश्वगुरु क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय थे और इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों से हजारों छात्र प्रतिवर्ष आते थे और इसी कारण से भारत विश्वगुरु कहलाता था। उसके बाद में लेते हैं, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्राचीन भारत में हमारा विदेशों के साथ में व्यापार होता था। हमारे भारत में आयात बहुत ही कम होते थे, निर्यात अधिक होता था। जो निर्यात किए जाते थे उस निर्यात के बदले में विदेशों से सोना और चांदी हमारे भारत में आता था। धीरे धीरे इस सोने और चांदी के अथाह भंडार हमारे देश में हो गए और इस सोने और चांदी का भारत से बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नहीं था। इस कारण हमारा देश काफी संपन्न था और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट लेते हैं कि संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना अर्थात वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम और सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करना। कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करना हमारा आदर्श रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात पूरे विश्व का कल्याण हो और सभी स्वस्थ रहें। उत्खनन एवं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उत्खनन एवं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय सभ्यता व संस्कृति का स्वरूप विश्वव्यापी पाया जाता है। भारतीय सभ्यता का स्वरूप विश्वव्यापी पाया जाता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। द्वीपांतर समुद्र पार के ऐसे प्रदेश जहां भारतीयों ने अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित कर रखा था, वो क्षेत्र द्वीपांतर कहलाते थे। शक्तिशाली जलयानों के द्वारा, उस समय हमारे भारत में शक्तिशाली जलयान चलते थे और इन शक्तिशाली जलयानों से भारतीयों ने ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया तक पहुंचे और इन देशों में पहुंचकर के भारतीयों ने वहां अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। अब इन देशों में भारतीय पहुंचे कैसे? शक्तिशाली जलयानों के द्वारा।
प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह और नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित अवस्था में थे। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। तो उस समय हमारे देश में शक्तिशाली नाविक शक्ति थी और बंदरगाह भी थे, ये काफी विकसित अवस्था में थे और सिंधु नदी में भी 6000 वर्ष पूर्व जलयान चलते थे। तो भारतीय जल और थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे। भारतीय जल और थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के नागरिकों को, वहां के जो नागरिक थे उन नागरिकों को अपने धर्म व संस्कृति से परिचित करवाया। भारतीय विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के नागरिकों को हमारे धर्म व संस्कृति से परिचित करवाया। इन साहसी वीरों के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का प्रसार किया गया। हमारी सभ्यता प्रारंभिक काल से काफी विकसित अवस्था में रही है। तो हमारी सभ्यता कौन कौन सी वो देखें आप। हमारी सभ्यता अपने प्रारंभिक काल से ही विकसित अवस्था में रही है। हमारी सभ्यता कौन कौन सी है? नंबर 1 सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, नंबर 2 वैदिक सभ्यता, नंबर 3 रामायण और महाभारत। कालीन सभ्यता व संस्कृति। तो इन सभ्यता व संस्कृतियों का काल है भारत का स्वर्णिम काल रहा है। इन सभ्यता व संस्कृतियों का काल भारत का स्वर्णिम काल रहा है। स्वर्णिम काल। अब ये सभ्यताएं प्रसिद्ध क्यों रही है? सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता रही है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता, स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रही है। इसके बाद में लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? वैदिक काल में वेदों की रचना की गई थी। वैदिक काल में वेदों की रचना की गई थी और वेदों को विश्व का ज्ञान कोश माना जाता है। विश्व का ज्ञान कोश कहा जाता है। नेक्स्ट, रामायण और महाभारत भारत के
आदर्श और नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। अब लेते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। जनपद उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक स्तर पर उपयोग होने लगा था। लोहा तकनीक के कारण लोगों के भौतिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोहा तकनीक से क्या हुआ? लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और इस बड़े परिवर्तन के कारण समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। तो समाज में जब स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई तो कृषि उद्योग व्यापार और वाणिज्य इसने जो प्राचीन काल से जनजातीय व्यवस्था चली आ रही थी उस जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया और छोटे छोटे जनों का स्थान, जो उस समय छोटे छोटे जन थे, उन छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ले लिया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छठी शताब्दी तक आते आते ये जनपद थे वो महाजनपदों के रूप में नजर आने लगे, महाजनपदों के रूप में आने लगे। तो इस तरह से भारत में महाजनपदों का विकास हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तरी भारत में सार्वभौमता का पूर्णतः अभाव था। सार्वभौमता का पूर्णतः अभाव था।
यानी कोई भी ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सके। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था। ये स्वतंत्र राज्य उत्तर वैदिककालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। अब लेते हैं महाजनपद। महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में अनेक स्वतंत्र, अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में अनेक विस्तृत, शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों को महाजनपद की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध ग्रंथ गुप्ता निकाय के अनुसार बौद्ध ग्रंथ गुप्ता निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो अब हम अध्ययन करते हैं 16 महाजनपदों का। महाजनपद और राजधानी। तो ये बिल्कुल आसान है याद करने में। 16 महाजनपद, इन्हें आप अलग अलग भागों में बांट लें, 3-3, 4-4 की ग्रुप बना लें और जब 3-4 की ग्रुप बन जाती है तो आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो नंबर 1 अंग, नंबर 2 मगध, नंबर 3 काशी और नंबर 4 कौशल। तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे चारों। अंग, मगध, काशी और कौशल। सबसे पहले लेते हैं हम अंग की राजधानी। अंग की राजधानी चंपा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं चंपा, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि अंग के ऊपर भी बिंदी लगी हुई है, चंपा के ऊपर भी बिंदी लगी हुई है। तो इस तरह इसकी आसानी से पहचान हो जाती है और ये याद भी हो जाता है। अंग की राजधानी चंपा। उसके बाद में लेते हैं मगध। मगध का राजा सबसे शक्तिशाली था। तो मगध का राजा, राजा से राजगृह, राजगृह या गिरिवर्ज। इसके बाद में लेते हैं काशी। काशी की राजधानी, अब देखो आप काशी, काशी की राजधानी के लिए जो कै में से आप इसको यहां से हटा दें तो काशी का इतना भाग हटाने से हो जाता वासी। अब काशी वासी दो हमें मिल जाते इसके, तो ये हो गया वाराणसी।
यानी वाची में पहला और लास्ट दो अक्षर हमें मिल जाते हैं। काशी से जब हम ये हटाते हैं तो काशी से वासी हो जाता है, तो वा और सी बीच में राण हो गया तो वाराणसी। इसके बाद में लेते हैं कौशल की राजधानी। अब कौशल में देखिए, कौशल में ये लास्ट का अक्षर ल, तो यहाँ हमने ल से बनाया लव, और यहाँ देखो कै और से, कै और से बनाया कुश, यानी लव और कुश रामायण काल के। तो लव और कुश के जो पिता थे वो थे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम कहाँ के शासक थे? तो भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, तो इसकी राजधानी है अयोध्या। बुद्ध काल में इसके दो भाग थे। कौन से काल में? बुद्ध काल में। महात्मा बुद्ध के समय इसके दो भाग थे बुद्ध काल में। अब देखो बुद्ध काल में इसके दो भाग थे, तो आप याद रखें बुद्ध की सास, बुद्ध की सास। अब सास से देखो, सास दो अक्षर है, पहला सा और दूसरा से, तो सा से तो आप बनाएंगे साकेत। तो उत्तरी भाग की जो राजधानी वो तो साकेत, और दक्षिणी भाग की राजधानी वो श्रावस्ती। तो ये चार महाजनपद, इनकी राजधानी आराम से याद हो जाती है। उसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट महाजनपद। नंबर 5 वज्जी, मल, चेदी, वत्स, 5। यहां देखो वज्जी, मल, चेदी, वत्स 5 आसानी से याद हो जाएंगे। आप मान लीजिए कि वज्जी मल चेदी एक व्यक्ति का नाम है, वज्जी मल चेदी एक व्यक्ति का नाम है, उसके वत्स यानी बेटे 5 है, तो वज्जी मल चेदी के वत्स 5 आसानी से याद हो जाता है। तो यहाँ 5 से कर देंगे पांचाल, तो वज्जी मल चेदी पांचाल। अब वज्जी, वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला। मल, मल की कुशावती, चेदी, देखो वज्जी मल चेदी एक शक्तिशाली है, वज्जी मल चेदी एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो चेदी से हो जाएगा शक्तिमती, चेदी की राजधानी हो जाएगी शक्तिमती। इसको स्वत्थिवती भी कहते हैं, स्वत्थिवती। वत्स, अब देखो वज्जी मल चेदी के जो वत्स है वो कोसों दूर घूमने जाते हैं, घूमने के लिए कोसों जाते हैं, तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। इसके बाद में देखो पांचाल, वज्जी मल चेदी के 5 पुत्र, वत्स 5, पांचाल। अब जब किसी के 5 पुत्र हो और पांचों अगर क्षत्रिय हो, पांचों पुत्र अगर क्षत्रिय हैं, तो दुश्मन उनके भय से कांपता है। दुश्मन क्या करता है? दुश्मन कांपेगा। तो यह देखो पांचाल की 2 राजधानियां हैं, उत्तरी भाग की राजधानी क्षत्रिय से लिया हमने ऐच्छत्र, और दक्षिणी भाग की राजधानी कांपिल्य। उत्तरी भाग की राजधानी होगी ऐच्छत्र और दक्षिण भाग की राजधानी कांपिल्य। अब नेक्स्ट महाजनपद लेते हैं। कुरु, जब हम कुरु शब्द पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुरुक्षेत्र याद आ जाता है, और जब कुरुक्षेत्र याद आ जाता है तो उसमें महाभारत का युद्ध ये भी याद आ जाते हैं। तो कुरु से यहां हमने लिया कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र में कौरव भी और पांडव भी हैं, कौरव भी और पांडव भी हैं। अब कुरु में, कुरुक्षेत्र में, यहां कौरव, और कौरवों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। अब नेक्स्ट देखो कि जब हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव भी याद आते हैं, तो कौरवों की जो माता थी उनका क्या नाम था? अगले महाजनपद के लिए कौरवों की जो माता थी उसका नाम था गंधारी। तो गंधारी से में अगला महाजनपद वो भी याद हो जाता है, गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का अंत हुआ था, कौरवों का अंत हुआ था। तो अंत से अवंती, अवंती की दो राजधानियां हैं, इसके भी दो भाग थे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी अवंती की राजधानी है वह है उज्जैनी। वर्तमान का उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती। अब यहां तक हो गए। नेक्स्ट कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों का अंत हुआ तो गांधारी को काफी अफसोस हुआ। अफसोस हुआ तो गांधारी रोने लगी और उसके हाल बेहाल हो गए। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि इसको आप कंपोज दे दे ताकि आराम से सो जाएगी। तो उस समय कंपोज तो थी नहीं, तो गांधारी को क्या दिया गया? कंबोज। और ये कंबोज किसके कहने पे दिया गया? राजा ने क्या कहा था? कंपोज, यानी कंपोज दे दिया जाए। तो कंपोज तो उस समय था नहीं, महाजनपद था कंबोज। तो यहां गया कंबोज। और कंबोज किसके कहने पे दिया गया था? कंबोज राजा के कहने पे दिया गया था। किसके कहने पे? राजा के कहने पे दिया गया था। तो यहाँ राजा से हम राज शब्द ले लेंगे और इसकी राजधानी हो जाएगी राजपुर। इसे हाटक भी कहा जाता था। नेक्स्ट जनपद मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और नेक्स्ट 15 सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। यूनानी जो लेखक हैं वो सूरसेन को सूरसेनोई कहते थे, सूरसेनोई, और राजधानी मथुरा को मेतोरा कहते थे। लास्ट 16वां महाजनपद अस्सक, इसे अस्मक भी कहते हैं, अस्मक। राजधानी पोतन या पाटिली। उपयुक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। नंबर 1 राजतंत्र। तो यहां दो प्रकार की शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था नंबर 1 राजतंत्र, नंबर 2 गणतंत्र। उस समय 4 राजतंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली थे।
जो 4 राजतंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली थे उसमें कौशल, अवंती, मगध और वत्स, ये 4 राजतंत्र उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। अब लेते हैं हम गणतंत्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें कुछ गणतंत्रों का अस्तित्व भी दिखाई देता है। तो उसमें से प्रमुख गणतंत्र है वो निम्न है। प्रमुख गणतंत्र तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखें, उस ट्रिक से सभी गणतंत्र आपको याद हो जाएंगे। कै और अल इस तरह से लिखेंगे। कल केशुराम, पाव पीपल मेथी, कल केशुराम पाव पीपल मेथी लेने वैशाली से कुशीनारा गया। अब यहां देखो आप कैसे होता है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के हैं शाक्य। अल से होता है अलकप, अलकप के हैं बुल्ली। के से होता है केशपूत। केश का अर्थ होता है बाल, और बाल काले होते हैं तो केशपूत के कालाम। सु से लेते हैं सुनसु मारगिरी। सुनसु मारगिरी, सुनसु मारगिरी के भाग, यानी मार के भाग जाना चाहिए, फायदे में रहते। मार के भाग, सुनसु मारगिरी, तो मार के भाग आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में लेते राम, तो राम ग्राम, राम ग्राम के वो कोली, कोलियां। पाव से लेते पावा, पावा के मल। पीपल से लेते पीपली वन। अब पीपली वन देखो, पीपल और वन दो शब्द आ जाती हैं। तो पीपली वन नेपाल की तराई में है, और पीपली वन का अर्थ हुआ कि ऐसा वन जिसमें पीपल के पेड़ ज्यादा हो। तो उसमें पीपल के वृक्ष पर मोर पक्षी वो ज्यादा रहते हैं, और इस क्षेत्र में भी मयूर पक्षी ज्यादा रहते थे। और इसी कारण यहाँ के जो शासक हैं वो अपने को मौर्य कहते थे, पीपली वन के मौर्य। इसके बाद में लेते मेथी से हो गया मिथिला, और मिथिला की है विदेह। नेक्स्ट लेते हैं वैशाली का अर्थ होता है वैभवशाली, जिसके पास धन हो, लक्ष्मी हो। तो लक्ष्मी, यहां से हम वैशाली से लिच्छवी भी याद कर सकते हैं, तो ये हो गया वैशाली के लिच्छवी। अब कुशीनारा की है मल।
तो ये हो गए हमारे गणतंत्र। अगर हम इनकी क्रम संख्या लगाते हैं तो सभी हो जाते हैं। देखो आप 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उस समय 10 ये प्रमुख गणतंत्र थे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।